हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सिंह। मेरा नाम है राहिल दसानी और आज हम एक इन्वेस्टिंग स्टाइल के बारे में बात करेंगे जिसका नाम प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वीडियो में मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स और केस स्टडीज दी है। तो ये कोई भी तरह से कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ एक स्टडी पर्पज के लिए है। तो अब मैं अपनी वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम देख लेंगे व्हाट इज प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग। तो अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना या एक ऐसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना जो दूसरी कंपनी या इंडस्ट्री से बेनिफिट कर रही है, वो एक कंपनी जो दूसरी कंपनी के टेल विंड्स से बेनिफिट कर रही है उसे कहते हैं प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग। तो प्रॉक्सी कंपनी या इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्री जो टेल विंड के थ्रू जा रही है उसको या तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही होगी या तो उससे कॉम्प्लीमेंट्री होगी। तो जो सिंपल एग्जाम्पल जो मेरे टॉप ऑफ द माइंड आ रहा है, टी इंडस्ट्री। अगर एक एग्जांपल लीजिए कि अगर कल चाय की डिमांड बहुत बढ़ जाती है तो चाय में रॉ मटेरियल लगता है शुगर। तो शुगर इंडस्ट्री और शुगर कंपनीज को टी का प्रॉक्सी बोला जाएगा और सेम वे में टी के साथ बिस्किट्स खाए जाते हैं। तो बिस्किट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू टी। तो बिस्किट इंडस्ट्री भी टी इंडस्ट्री की प्रॉक्सी मानी जाएगी। तो अब हम एक बहुत बड़े एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं जो है कैलिफोर्निया गोल्ड रश। तो अराउंड 1848 में एक इंसान था जिसका नाम था सटर। उसके घर के बाजू में उससे बहुत सारा गोल्ड मिला। तो अभी क्या हुआ, उसने पहले सोचा कि मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा कि मुझे इतना सारा गोल्ड मिला है, सारे का सारा गोल्ड मैं निकालूंगा और मैं पैसे कमाऊंगा। लेकिन धीरे 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 लोगों को पता चलते गया, थ्रू आउट द वर्ल्ड हर एक कोने से लोग आने लग गए इस गोल्ड को निकालने के लिए और पैसे कमाने के लिए। अराउंड माना जाता है अराउंड 3 लाख लोग आए थे इस एरिया में गोल्ड निकालने के लिए। तो अब हम देखेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हुए कैलिफोर्निया के लोगों को, कैलिफोर्निया के इंडस्ट्रीज को। तो जब 3 लाख लोग आए यहाँ पर, तो इससे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज इंडस्ट्री को बहुत बेनिफिट हुआ। बहुत सारे नए नए एंटरप्रेन्योर जो अपॉर्चुनिटी को समझ पाए, उन लोगों ने अपनी कंपनीज खड़ी कर दी इस डिमांड का बेनिफिट उठाने के लिए। तो जो मेन चीजों में जो पैसे कमाए इन लोगों ने वो है माइनिंग मटेरियल्स। जो भी चीजें लगती हैं गोल्ड को खोदने में, साफ करने में, जो भी मशीन्स लगती है उन्हें माइनिंग मटेरियल्स का नाम दिया गया है। क्लोथिंग, जो स्पेशल क्लोथिंग लगती है गोल्ड को निकालने के लिए और जो लोग यूज करते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन, गोल्ड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो जो सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ था वो हुआ था एग्रीकल्चर गुड्स और इंडस्ट्रीज को, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले समझाया था अराउंड 3 लाख लोग कैलिफोर्निया में आए थे। तो ये तो सीधी बात है कि सडनली अगर इतने लोग आ जाते तो उन्हें खाने पीने के लिए भी चीजें चाहिए। तो कंजम्पशन की डिमांड बढ़ गई और उससे एग्रीकल्चर की डिमांड बढ़ गई और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ही ग्रोथ आ गई। जो दूसरा बेनिफिट हुआ था वो हेनरी वेल्स और विलियम फार्गो को हुआ था। ये दो लोग थे, लोगों ने अपॉर्चुनिटी देखी। अब ये तो सीधी बात है कि अगर इतने सारे लोग आते हैं, जरूरी नहीं है कि सबके पास पैसे हो गोल्ड की माइनिंग करने के लिए, लोगों को हायर करने के लिए, माइनिंग मटेरियल्स खरीदने के लिए। सबके पास उतने पैसे नहीं, तो इन दोनों ने सोचा कि हम गोल्ड माइनर्स को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। और इस चीज से स्टार्ट हुआ वेल्स एंड फार्गो, जो आज भी एक बहुत बड़ा नाम है बैंकिंग इंडस्ट्री में। जो एक बेनिफिट जो जिसको हुआ था वो है लेवी लेवी स्ट्रॉस को। तो उसने ऑब्जर्व किया था लोगों को कि जो गोल्ड माइनिंग है उसमें लोगों के पास प्रॉपर क्लोथिंग नहीं थी, प्रॉपर चीजें नहीं थे। तो उसने देखा कि बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था और टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था ये प्रोसेस। इसलिए उसने एक स्पेशल टाइप की पैंट्स निकाली जिसको बोलते हैं कैनवस पैंट्स, जो स्पेसिफिकली गोल्ड माइनिंग के लिए ही बनी गई थी क्योंकि वो कंफर्टेबल थी और वो विथस्टैंड कर सकती थी वो कंडीशन जो गोल्ड माइनर्स को होती है। तो अब हम देख लेंगे हाउ टू चेरी पिक प्रॉक्सीज। अभी जैसा कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया गोल्ड रश का, उसमें से आपने देखा कि हुआ तो सिर्फ गोल्ड इंडस्ट्री में टेलमेंट, लेकिन उससे बेनिफिट 3 से 4 इंडस्ट्रीज को हुआ। तो वैसे ही सेम वे में प्रॉक्सीज बहुत सारी होती है, लेकिन हमें ढूंढना है कि सबसे बेस्ट और हाईएस्ट रिटर्न कौन सी प्रॉक्सी से मिलेगा। तो ये मेरे थोड़े से 5 से 6 मेरे फिल्टरिंग स्टेप्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये नेसेसरी नहीं है कि कोई और यूज कर रहा हो या ये वैलिड हो, ये बस मेरे स्टेप्स है जो मैं यूज करता हूँ। तो सबसे पहला जिसकी तरफ मैं देखता हूँ कॉन्ट्रैक्ट बैकिंग विजिबिलिटी। मतलब एक कंपनी, इमेजिन कर लो कि दो कंपनीज हैं, दोनों का साइज सेम है, सब कुछ सेम है, रिस्क पोटेंशियल भी सेम है। लेकिन एक कंपनी की ऑर्डर बुक ज्यादा बड़ी है, इमेजिन करो 200 करोड़, दूसरी कंपनी की ऑर्डर बुक सिर्फ 100 करोड़ की है। तो मैं 200 करोड़ वाली कंपनी को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा
क्योंकि उसके ज्यादा ऑर्डर बैकिंग विजिबिलिटी और कोई तो रीजन है उसके पास जरूर कि ज्यादा लोग उसके पास आए। तो इस सिचुएशन का एग्जांपल है अनूप इंजीनियरिंग। इस कंपनी के पास 651 करोड़ की ऑर्डर बुक है एज ऑफ Q1 FY24। अगर मैं इसको इसके पीयर से कंपेयर करूंगा, पीयर्स या कंपेटिटर्स से, जो है किल्बन इंजीनियरिंग, माजदा, पटेल एडम, तो अनूप के पास हाईएस्ट ऑर्डर बुक टू सेल्स रेशियो है अपने सारे कंपेटिटर्स के साथ कंपेरेटिवली। जो दूसरा फिल्टरिंग क्राइटेरिया है वो है एक्सपोर्ट या डोमेस्टिक। अभी जो इंडस्ट्री जो टेलविंड के थ्रू जा रही है, अगर वो डोमेस्टिक डिमांड की वजह से चल रही है, तो मैं ऐसी प्रॉक्सी कंपनीज देखूंगा जो डोमेस्टिक में ज्यादा डोमिनेंट और फोकस्ड है। क्योंकि अगर मैं दूसरी कंपनी तरफ देखूंगा जो फॉरेन मार्केट में ज्यादा पैसे बना रही है, रेवेन्यू बना रही है, तो ये तो सीधी बात है वो डोमेस्टिक का फायदा उठा पाएगी नहीं, तो मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। तो इसका एग्जाम्पल है इस सिचुएशन का फेयरकेम ऑर्गेनिक्स। इस कंपनी का एक्सपोर्ट सिर्फ 4.91% है, एंड हेंस जैसे ही डोमेस्टिक पेंट डिमांड वापस आएगी, फेयरकेम एक बहुत अच्छा प्रॉक्सी हो सकता है। और इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी फेयरकेम पे हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो अगर आपको चाहिए तो जरूर उसे देख लीजिएगा। तीसरा क्राइटेरिया है टू लुक फॉर कंपनी जो मार्केट लीडर्स हो, और ऐसे मार्केट्स में देखो जहां पे कंसोलिडेटेड हो, मतलब उस इंडस्ट्री में सिर्फ 3 से 5 ही प्लेयर्स हो। क्योंकि अगर ज्यादा प्लेयर्स होते हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए जानने के लिए कि कौन सा सबसे बेस्ट पिक रहेगा, कौन सी सबसे बेस्ट कंपनी रहेगी जिसको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। इसलिए हमेशा ऐसी मार्केट तरफ देखो जिसमें कंपेटिटर्स बहुत कम है और एक क्लियर मार्केट लीडर है वहां पर। तो इसी के लिए एग्जाम्पल है कि उसकी जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया उसी वजह से एक वन शुडंट गो फॉर स्टील इंडस्ट्री, क्योंकि स्टील में इतने प्लेयर्स है और कोई क्लियर मार्केट लीडर नहीं है, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है पिकअप करना एक लीडर को जो इस स्पेस में अच्छा कर रहा है। जो चौथा क्राइटेरिया है वो है प्रोडक्ट टाइप। तो प्रोडक्ट्स प्राइमरीली मेरे लिए दो टाइप के होते हैं, प्रोडक्ट्स विद अ शॉर्टर रिप्लेसमेंट साइकिल एंड प्रोडक्ट्स विद अ लॉन्गर रिप्लेसमेंट साइकिल। शॉर्टर रिप्लेसमेंट साइकिल मतलब ये कंज्यूमेबल है जो एक पर्टिकुलर साइकिल 2, 3 या 6 महीने के बाद वापस कंपनी को खरीदना पड़ता है। और जो वन टाइम प्रोडक्ट है विद लॉन्गर रिप्लेसमेंट साइकिल, वो एक बार खरीद लो और फिर बहुत लंबे टाइम तक नहीं खरीदना होता है। तो जब भी मैं प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग करता हूँ तो मैं प्रीफर करता हूँ कि वो कंपनी एक कंज्यूमेबल प्रोडक्ट बना रही हो। क्यों इसका, ये ऐसा मैं क्यों करता हूँ आप पूछोगे, तो इसका सिंपल जवाब है कि अगर वो इंडस्ट्री जिसमें टेलविंड है, जो मेन इंडस्ट्री है, उसका अगर डिमांड कम हो गया, तो ये प्रॉक्सी कंपनी अगर सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है, अगर ये प्रॉक्सी कंपनी सिर्फ एक वन टाइम प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है, तो जो इंडस्ट्री में स्लो डाउन आ गया है, तो इस प्रॉक्सी कंपनी में भी स्लो डाउन आ जाएगा और ये इस प्रॉक्सी कंपनी को बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन सेम वे में अगर एक कंज्यूमेबल कंपनी है, तो भले ही उस एंड इंडस्ट्री में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया हो या सेल्स गिर गई हो या डिमांड का शॉर्ट डिमांड बहुत कम हो गई हो, लेकिन कंज्यूमेबल एंड इंडस्ट्री को खरीदना ही पड़ेगा। इसकी वजह से प्रॉक्सी का जरूर रेवेन्यू कम होगा ही, पर उसके प्रोडक्ट्स फिर भी लोग खरीदेंगे क्योंकि वो एक कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है और उसके बिना उनका प्लांट या प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं चल सकती है। तो इसका एग्जाम्पल है AIA इंजीनियरिंग। AIA इंजीनियरिंग बनाती है मिल इंटरनल्स को। ये यूज होते हैं क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑपरेशन, सीमेंट और पावर यूटिलिटी और माइनिंग इंडस्ट्रीज में। इनके प्रोडक्ट्स का रिप्लेसमेंट साइकिल 1 साल से कम है। हेंस मैं AIA को प्रेफर करूंगा कंपेयर टू सीमेंट प्लेयर्स जो प्रॉक्सी है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के। लेकिन AIA क्योंकि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, तो मुझे थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में। इसी का दूसरा एग्जाम्पल है RHI मैग्नेसिटा, जो रिफैक्ट्रीज में है। रिफैक्ट्रीज यूज होती है स्टील इंडस्ट्री में, तो रिफैक्ट्रीज भी एक कंज्यूमर प्रोडक्ट है और उसका रिप्लेसमेंट साइकिल भी 1 साल से कम है। जो मेरा पांचवा क्राइटेरिया है, द प्रॉक्सी कंपनी शुड हैव अ वाइड कस्टमर बेस इंडस्ट्री वाइज। मैं क्लियर करना चाहता हूँ, वापस बोल, इंडस्ट्री वाइज मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कंपनी के 100 कस्टमर होने चाहिए या 10 कस्टमर होने चाहिए, वो मैटर जरूर करता है, पर इस क्राइटेरिया में नहीं। जो मैं कहना चाहता हूँ कि एक कंपनी 5 से 6 इंडस्ट्रीज को सप्लाई करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये कंपनी एक इंडस्ट्री को सप्लाई करी जो टेलविंड के थ्रू जा रही है, अगर सडनली उस एक इंडस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, डिमांड का इशू आ गया, तो इस कंपनी को बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन सेम वे में अगर ये अराउंड 3 से 4 से 10 इंडस्ट्रीज को सप्लाई कर रही है, तो इम्पैक्ट तो जरूर आएगा कंपनी को, लेकिन जो दूसरी इंडस्ट्रीज है वो थोड़ा इसके रेवेन्यूज को कवर करेगी
और एटलीस्ट ये कंपनी चल पाएगी अच्छे खासे टाइम तक। तो इसका एग्जाम्पल है SJS एंटरप्राइजेस। SJS एंटरप्राइजेस एस्थेटिक सेगमेंट में है। ये अपने प्रोडक्ट सप्लाई करता है इन मेडिकल इक्विपमेंट्स, इन ऑटो एंड इन वाइट गुड्स। तो अगर मैं इस कंपनी को कंपेयर करूँ संधार टेक्नोलॉजी से, जो मेजरली सप्लाई करता है ऑटोमोटिव सेक्टर को। अभी आप सबको मालूम है कि ऑटोमोटिव सेक्टर सिक्लिकल है। सडनली अगर कल डिमांड शॉर्टेज हो गया तो संधार के रेवेन्यूज पे डीप इम्पैक्ट आएगा कंपेयर टू SJS एंटरप्राइजेस, जो अभी भी मेडिकल इक्विपमेंट और वाइट गुड्स को सप्लाई कर रहा होगा। तो SJS एंटरप्राइजेस के रेवेन्यू जरूर इम्पैक्ट होंगे ऑटो के डिमांड प्रॉब्लम से, लेकिन इस हद तक संधार की हद तक इम्पैक्ट नहीं होंगे। जो मेरा छठा क्राइटेरिया है, देयर एबिलिटी टू प्राइस ऑन कॉस्ट। मुझे चाहिए कि जो भी मैं प्रॉक्सी प्लेयर्स को पिकअप करूं, उनके पास एक प्राइसिंग पावर होनी चाहिए। ये इंडिकेट करता है मेरे मुझे कि अगर कभी एंड इंडस्ट्री जिसको प्रॉक्सी कंपनी सप्लाई कर रही है उसमें अगर कभी डिमांड शॉर्टेज हो भी गया तो एटलीस्ट ये अपने मार्जिन को प्रोटेक्ट कर पाएगी और डाउन टर्न में अपने रेवेन्यूज और मार्जिन पे इनका कंट्रोल रहेगा। तो अब मैं थोड़े एग्जांपल्स बता देता हूँ जो पहले एग्जांपल्स को छोड़ के हैं। तो सबसे पहला है विंड सेक्टर। जैसा कि आप सबको मालूम है, गवर्नमेंट की थोड़ी रेगुलेशंस की वजह से विंड सेक्टर को बहुत बेनिफिट हुआ है। सारी विंड कंपनीज बहुत अच्छी चल रही है, सब बहुत बड़ी गाइडेंस दे रही है, सब केपेक्स कर रहे हैं। तो इसका प्रॉक्सी है सांगवी मूवर्स। अभी विंड मिल खड़ा करने के लिए, विंड मिल इतना हैवी होता है कोई इंसान तो खड़ा कर सकता है नहीं, वो उसके लिए क्रेन्स लगती है, स्पेशलाइज्ड क्रेन्स, जो सांगवी अपने कस्टमर्स को रेंट आउट करता है। तो सांगवी विंड सेक्टर का डायरेक्ट प्रॉक्सी है। सेम में दूसरा एग्जांपल है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर जब भी चलता है तो उसके रॉ मटेरियल्स अमाइंस होते हैं। तो जब भी फार्मा सेक्टर चलेगा तो जो अमाइंस प्लेयर है, जैसे कि बालाजी अमाइंस एंड अल्काइल अमाइंस, उनके प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल्स की तरह फार्मा सेक्टर में यूज हो गई है। तो जब फार्मा सेक्टर चलेगा तब ये दोनों कंपनीज भी चलनी चाहिए। तीसरा है केमिकल और रिफाइनरीज। केमिकल इंडस्ट्री में केपेक्स होगा, या जब भी केमिकल्स और रिफाइनरीज में केपेक्स होगा, जब भी वो लोग अपनी प्लांट या कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, तो उन्हें स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स लगते हैं। ये इक्विपमेंट्स एक कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री के 4 से 5 प्लेयर प्रोवाइड करते हैं इन दोनों केमिकल्स और रिफाइनरी इंडस्ट्री को। तो ये कंपनीज है अनूप इंजीनियरिंग, माजडा, पटेल एडम, लॉयल इक्विपमेंट एंड किल्वन इंजीनियरिंग। तो जब भी केमिकल या रिफाइनरीज का सेक्टर चलेगा तो उनको अपना कैपेसिटी ऐड करना होगा, और तब वो अनूप इंजीनियरिंग जैसी कंपनीज के पास प्रोडक्ट्स खरीदने आएंगे। जो चौथा एग्जांपल है, वो आजकल आप देख रहे हो कि FNO वॉल्यूम्स, अगर आप BSE और NSE की वेबसाइट पे चेक करोगे तो उनमें बहुत ग्रोथ हो रही है। FNO की वॉल्यूम्स बहुत बढ़ रही है। तो इसके डायरेक्ट प्रॉक्सी है ब्रोकर्स और एक्सचेंजेस। ब्रोकर्स में अगर आप इसका टॉप बेनिफिशियरी देखोगे तो वो है एंजल वन, और एक्सचेंजेस में अगर आप देखोगे तो MCX, BSE, NSE, ये सब FNO की ग्रोथ से बेनिफिट करेंगे। MCX अभी थोड़े टफ पीरियड के थ्रू जा रहे हैं क्योंकि 63 मून्स उनसे बहुत पैसे लूट रहा है, लेकिन वो टेम्पररी है जरूर। तो ये एक बहुत अच्छा प्रॉक्सी है फॉर द एक्सप्लोरिंग FNO वॉल्यूम्स। जो मेरा फिफ्थ एग्जांपल है वो ऑटोमोबाइल सेल्स के ऊपर। ऑटोमोबाइल सेल्स जब भी बढ़ेगी तो ये सीधी सीधी बात है कि चाहे 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, सब में टायर लगने ही लगने हैं। तो टायर्स एक डायरेक्ट प्रॉक्सी हो जाते हैं। अगर आपको प्रॉक्सी का ही प्रॉक्सी चाहिए तो टायर में एक स्पेशल टाइप की वायर्स यूज होती है जो राजरतन ग्लोबल वायर्स बनाते हैं, वो एक प्रॉक्सी हुआ। और अगर आप देखोगे जो ब्लैक कलर का उसमें होता है कार्बन ब्लैक, तो वो फिलिप्स कार्बन ब्लैक बनाता है। अगर आप एक और एक प्रॉक्सी देखोगे तो वो जो रबर टायर्स में लगता है वो नोसेल जैसी कंपनी बनाती है। तो अगर आप इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो प्रॉक्सी का ही प्रॉक्सी हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल है एंसिलरी कंपनी। जो भी इक्विपमेंट्स, एंसिलरी इक्विपमेंट्स ऑटोज में लगते हैं उनको ही बेनिफिट होगा। जैसे कि प्रिकॉन नाम की कंपनी, उनको भी जब ऑटो की सेल्स बढ़ेगी उनको भी बेनिफिट जरूर होगा। और सेम वे में SJS एस्थेटिक्स के लिए, SJS लोगोज और ये सब एस्थेटिक चीजें ऑटो मैन्युफैक्चरर्स OEMs को सप्लाई करते हैं, तो SJS को भी जरूर बेनिफिट होगा। जो मेरा सेकंड लास्ट एग्जांपल है वो है केपेक्स या इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इकोनॉमी में अभी आप जैसे देख रहे हो केपेक्स, हर एक प्राइवेट कंपनी केपेक्स कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, गवर्नमेंट बहुत पॉलिसीज ला रही है इसको ग्रो करने के लिए, तो इसके डायरेक्ट बेनिफिशियरीज बैंक्स होती है और एक कंपनी बाय द नेम ऑफ एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स। एस भी एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स इज एस इन शॉर्ट। तो एस भी क्रेन्स में ही है, लेकिन वो लीज आउट या रेंट आउट नहीं करती, वो उन क्रेन्स को सेल करती है।
तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ होगी या केपेक्स बढ़ेगा तो इसको बेनिफिट होना ही है, क्योंकि उनके क्रेन्स यूज होंगे। सिमिलर वे में जिनको भी केपेक्स करना है या इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग करनी है तो उन्हें पैसे चाहिए, और ये पैसे उन्हें बैंक्स ही लेंड करेंगे। तो इसकी वजह से बैंक्स का जो लोग लोन देंगे वो लोन्स बढ़ जाएंगे ये टाइम में। तो इससे बैंक्स को बेनिफिट होगा। जरूर रिस्क भी होते हैं, लेकिन भाई ये एक प्रॉक्सी है। जो मेरा लास्ट एग्जांपल है वो ईवी। ईवी का प्रॉक्सी है लिथियम, क्योंकि लिथियम बैटरीज ईवी व्हीकल्स में यूज होने वाली है। और लिथियम का अगर आप प्रॉक्सी देखोगे तो एक कंपनी है बाय द नेम ऑफ हिमाद्री स्पेशलिटी। तो ये कंपनी बोल रही है कि वो लिथियम बैटरीज के रॉ मटेरियल्स बनाने वाली है। तो इससे आप मान सकते हैं कि ये एक लिथियम का प्रॉक्सी हो सकता है। अभी आ जाते हैं हम रिस्क, जो भी रिस्क है प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग करने में। तो वन नीड्स टू ट्रैक कि एंड इंडस्ट्री या जो भी कंज्यूमर या कंपनी को वो सप्लाई कर रहा है उसकी डिमांड कैसी है, क्योंकि प्रॉक्सीज तो एंड इंडस्ट्री को ही सप्लाई कर रही है। तो हमें ये ट्रैक करते रहना कंटिन्यूसली कि एक तो जो प्रॉक्सी है उनके ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं, और दूसरी बात जो एंड इंडस्ट्री है उनके ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं। अगर हमें कोई भी साइन मिलता है डिमांड रिवर्सल का, तो ये हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। तो मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये मैंने चार्ट लगाया निफ्टी फार्मा का, जो ऊपर है, और नीचे चार्ट अल्काइल अमाइंस का है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि इस टाइम पीरियड में जो मैंने मार्क किया है निफ्टी फार्मा में एक ड्रॉडाउन, डिमांड ड्रॉडाउन आया था पूरी इंडस्ट्री में। तो इससे निफ्टी फार्मा पे ओवरऑल क्या इम्पैक्ट आया था? ओवरऑल इंडेक्स गया 21.55%। लेकिन सेम जो अल्काइल अमाइंस प्रॉक्सी है पूरे फार्मा सेक्टर का, अल्काइल अमाइंस कुछ गिरा था 30 to 40%। तो आप देख सकते हो कि जब भी इसमें डिमांड रिवर्सल हुआ प्रॉक्सी प्लेयर पे ज्यादा इम्पैक्ट आया। ये जरूरी नहीं कि हर बार यही हो, पर ये एक बहुत बड़ा रिस्क है जो हमें ट्रैक करना बहुत जरूरी है। जो दूसरा रिस्क है वो इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी। हमेशा जरूरी नहीं है कि प्रॉक्सीज एंड इंडस्ट्री से बेटर मूव करेगी। हो सकता है कि जो एंड इंडस्ट्री है वो प्रॉक्सी से ज्यादा बेटर मूव करे। तो फॉर एग्जाम्पल जो मैंने पहले आपको चार्ट देखा है निफ्टी फार्मा और अल्काइल अमाइंस का, तो जैसा कि आप देख सकते हो निफ्टी फार्मा अभी रिसेंटली अप मूव में आ गया है। जैसा कि आपको लास्ट 6 कैंडल दिख रही है, सबकी सब ग्रीन में है। लेकिन अभी तक अल्काइल अमाइंस नीचे ही जा रहा है, उसमें जरा सा भी अप मूव नहीं आया है। तो ये हमें बताता है कि एंड इंडस्ट्री की डिमांड बेटर हो गई है, लेकिन अभी तक प्रॉक्सी प्लेयर की डिमांड बेटर नहीं हुई है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है निफ्टी ऑटो। ये सारे चार्ट्स मैंने सेम टाइम पीरियड में मार्क किए हैं। तो निफ्टी ऑटो में सेम टाइम पीरियड में अप मूव आया था 247.77% का। लेकिन जो हीरो मोटो और मारुति है, जो निफ्टी ऑटो के प्रॉक्सी माने जा सकते हैं, वो उनमें मूव आया था सिर्फ 148.20% का एंड 112.43% का। तो जैसे कि देख सकते हो जो पूरी ऑटो इंडस्ट्री है वो अच्छा खासा हाई मूव हुई थी, लेकिन मारुति और हीरो मोटो इनमें इतना मूव नहीं था। ये भले रिस्क नहीं है ये, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिस्ड हो गई। अगर आप सिर्फ निफ्टी ऑटो में इन्वेस्ट करें तो आपने ज्यादा पैसे कमा लिए होते थे। इसलिए ये है। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं थोड़ा कंक्लूड करना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि इट इज जरूरी नहीं है कि प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग बेटर हो नॉर्मली आप हमारी स्टैंडर्ड इन्वेस्टिंग से, जो हम डायरेक्ट कंपनीज में इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर वो प्रॉक्सी प्लेयर डिफरेंशिएटेड या ज्यादा नीश है अपनी एंड इंडस्ट्री या कस्टमर से, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है। मेरा मतलब क्या है ये बोलने से, अभी आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि जो एंड इंडस्ट्री या जो कंपनी है, हो सकता है उसका इंडस्ट्री स्ट्रक्चर फेवरेबल ना हो। इसका मतलब कि उसके बहुत सारे कंपेटिटर्स हो, या तो उस इंडस्ट्री का वर्किंग कैपिटल अच्छा ना हो। ये भी एक बहुत बड़ा एंटीथेसिस पॉइंटर है। या तो वो कंपनी कमोडिटाइज प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो, लेकिन अगर सेम वे में अगर उनका प्रॉक्सी प्लेयर ज्यादा नीश है, जो हाई मार्जिन रॉ मटेरियल से एंड कस्टमर्स को सप्लाई कर रहा है, या उसका इंडस्ट्री स्ट्रक्चर बहुत कंसोलिडेटेड है, मतलब कि सिर्फ 3 से 4 कंपेटिटर्स है, तो ये इस समय हमें इस प्रॉक्सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कंपेयर टू द एंड इंडस्ट्री ऑफ कंज्यूमर। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा, आपने अपना टाइम दिया इस वीडियो को देखा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।